हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 मैथ 2023 बोर्ड एग्जाम। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट 21 फरवरी को मैथ का पेपर देने वाले हैं, आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो पेपर में आप एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे। आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, सारा क्वेश्चन आज की इस वीडियो में है, आपकी पूरे बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने ये पढ़ लिया तो 70 में 70 आप करके आओगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, देखो सबसे पहले मैथ में मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, तो पहला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 21 फरवरी को इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। इससे पहले मैंने आपको रूट 5 अभी कल ही सिद्ध करा दिया है कि सिद्ध कीजिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, और आज मैं आपको सिद्ध कराऊंगा कि सिद्ध कीजिए √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। जो √2 है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो कैसे सिद्ध करोगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, देखो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर आप बताइए, तो मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो सबसे पहले आप हल समझो। ठीक है, हल में क्या करना है कि देखो अगर आपको कोई भी आपको रूट वाला सिद्ध करना है अपरिमेय, तो सबसे पहले मान लो कि माना जो हमारा √2 है एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हमारा अगर ये एक परिमेय संख्या है बच्चों, तो फिर आप लोग क्या लिख सकते हो, रूट आप 2 को किसके बराबर लिख सकते हो, जो हमारा परिमेय संख्या है बच्चों वो √2, यानी कि आप लोग P/Q A/V किसी के रूप में लिख सकते हो। तो मैं A/V के रूप में लिखता हूं। ठीक है, P/Q के रूप में भी लिख सकते हो। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। जहां हमारा A और V क्या है बच्चों, A व V क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। A और V हमारा क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब यहां जो V की वैल्यू होनी चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, V की वैल्यू हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो ये हमारा हर है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब आप दोनों पक्षों का वर्ग कर लो। दोनों पक्ष जो हमारे पक्ष ये है और ये दो पक्ष है ना, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ध्यान से समझो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का आप वर्ग करोगे तो आपका √2 है, इसका वर्ग कर लो, एंड बराबर A/V है, इसका भी वर्ग कर लो। ठीक से समझ लेना। ठीक है, ताकि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आए तो आप लिख कर आना। ये √2 का वर्ग 2 होगा और A² एंड V² हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहां क्या कर सकते हैं, हम लोग जो मतलब देखो A² है, अब यहां B² बराबर लिख सकते हैं A²/2। ठीक है, अब आप लोगों को ध्यान से समझना है अब प्रोसेस। ठीक है, देखो अगर हमने ये लिखा ना, तो देखो ये हमारा, अब देखो ध्यान से, अगर ये 2 जो है A² को विभाजित करेगा, जो नीचे 2 है ये A² को विभाजित करेगा, यानी कि 2 जो है A² को विभाजित करता है, विभाजित करता है। अगर विभाजित करता है तो जो हमारा 2 है ना, 2 A को भी विभाजित करेगा, A को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इस टाइप से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। ठीक है, और अगर आपको समझ में आ गया ना तो फिर आपका 4 नंबर फिक्स है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जरूर। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग A को 2m के बराबर मानेंगे। अगर हम लोग सिद्ध कर रहे हैं √2, अगर √5 सिद्ध करते तो इसको हम 5m के बराबर मानते हैं। ठीक है, A बराबर 2m लिख सकते हैं, A बराबर 2m लिख सकते हैं। ठीक है, और m क्या है, m हमारा कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है। A हमारा देखो यहां कोई पूर्णांक है, m हमारा क्या है, कोई पूर्णांक है। अब देखो यहां आप लोग इसको आप समीकरण फर्स्ट नाम दे देना। अब समीकरण फर्स्ट में आप A की वैल्यू रख दो, समीकरण फर्स्ट में आप A की वैल्यू रख दो, यानी कि V² बराबर A की वैल्यू आप 2m² कर लो और बटे में हमारा 2 हो जाएगा। B² बराबर 4m² बटे में 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा, यानी कि 2 बचेगा। अब यहां से हम m² बराबर लिख सकते हैं, 2 इसके V² के नीचे चला जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, B² बटे 2। ठीक है, अब जैसा आपने यहां लिखा था ना वही सेम लिखना है, जैसे आप A के लिए लिखे थे वैसे आप V के लिए लिख दो। जैसे अगर 2 जो है V² को विभाजित करता है, V² को
विभाजित करता है तो क्या होगा, हमारा जो 2 होगा v को भी विभाजित करेगा, v को भी विभाजित करेगा। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब मैं आप लोगों को मेन बात बताता हूं जो आपको समझना जरूरी है। देखो, अगर हमारा ये एक सहभाज्य संख्याएं a और v होते, अगर हमारा a और v सहभाज्य संख्याएं होते तो इनका केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होता, एक के अतिरिक्त तो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। अब यहां हमें a और v के 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड मिले हैं, यानी कि 2। अगर ये हमारा 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड मिला है तो ये हमारा कोई सहभाज्य संख्या नहीं है और हमारा ये कोई परिमेय संख्या नहीं है। √2 हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, अब आप लोगों को लास्ट में आपको ये देखो समीकरण फर्स्ट और इसको आपको समीकरण नंबर सेकंड मान लेना है। ठीक है, अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से आप कह सकते हो कि हमें a और v के उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 मिले हैं। ठीक है, एक नहीं मिला, अगर एक होता तो हमारा ये परिमेय संख्या होता, एक नहीं, हमें 2 मिले हैं। ठीक है, तो चलो मैं आप लोगों को लास्ट में कारण क्या लिखना है ये देख लो। देखो ध्यान से ये बात समझना, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से हम कह सकते हैं कि a और v का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड जो हमें a और v का मिला है वो 2 मिला है, परंतु यह इस तथ्य का विरोधाभास करता है a तथा v में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अगर एक के अतिरिक्त आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो यह हमारी परिकल्पना गलत है। ठीक है, क्योंकि हमारा a और v अगर मैंने माना तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। ठीक है, तो इसलिए हमारा सहभाज्य संख्याएं हैं, तो हमारा √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे आपको सिद्ध करना है, कोई भी है, मैंने अभी कल ही √5 कराया था, इसी कॉन्सेप्ट के यार √7 भी कर सकते हो, बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, तो ये हमारा पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शायद आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, आप लोगों को बहुत ज्यादा समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आ गया। अगर आप ऐसे और भी क्वेश्चंस कोई दे दे तो आप कर सकते हो, चाहे √2 हो, चाहे √5 हो, चाहे √7 हो, कुछ भी हो आप कर दोगे। ठीक, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन बच्चों बहुत ही ज्यादा लॉन्ग है और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ज्यादा लॉन्ग भी है, ये समझना। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और कैसे सॉल्व करोगे थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से देखना होगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहां लिखा हुआ है कि निम्न समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। ठीक है, यहां लिखा हुआ है 1/2x + 1/3y = 2 और 1/3x + 1/2y बराबर आपका 13/6। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, तो आप लोग ध्यान से समझना, और बहुत ज्यादा लॉन्ग भी है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा अच्छे से समझना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारी जो समीकरण है ये तो दे रखा है, इसको आप क्या करो, हल करो। ठीक है, देखो सबसे पहले आप एक एक कॉन्सेप्ट को समझना, जब आप समझ जाओगे तो कहोगे सर बहुत ज्यादा आसान है। देखो यहां हमारा 1/2x है एंड प्लस 1/3y है और बराबर हमारा 2 के है, इसे आप समीकरण नंबर फर्स्ट नाम दे देना। ठीक है, और हमारा एक है 1/3x और प्लस 1/2y और बराबर हमारा 13/6, इसे आप समीकरण नंबर सेकंड नाम दे देना। ठीक है, समझ में आया ना। अब आप लोग मान लो, माना 1/x को आप a के बराबर मान लो तथा 1/y को आप b के बराबर मान लो। किसके बराबर, v के। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। अब देखो मैंने 1/x को माना है, तो फिर देखो ये आप लोगों का 1/x ही तो लिखा हुआ है, इसको हम a के बराबर लिख सकते हैं ना। तो अब आप लोग यहां समीकरण 1 में देखो, यहां हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 एंड 1/x को मैंने a माना है, ऐसे लिखा जा सकता है, प्लस 1/y को मैं v मान लूंगा, 1/ और 1/3 एंड v लिख सकते हैं, बराबर 2। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो यहां आप लोग क्या करोगे, इसको आप लोग लिख सकते हो, देखो यहां क्रॉस कराओ 3a एंड प्लस 2v बराबर 6 बराबर 2, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, एंड अब हम लोग क्या करेंगे, आगे समझो। ठीक है, आगे आप लोग समझना ध्यान से, यहां हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये हमारा 3a हो जाएगा प्लस 2v एंड बराबर हमारा ये 6 में 2 से मल्टीप्लाई होगा 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 हो जाएगा, ये हमने समीकरण नंबर 3 नाम दे दीजिए, हमारा 2 है, अब ये समीकरण नंबर 3। अब हमारा ये समीकरण नंबर 3, अब इस पर आप वैल्यू रखो। ठीक है, समीकरण 2 में आप रखो, समीकरण 2 को हल करो। ठीक है, तो समीकरण 2 में, अब समीकरण 2 में आप हल करो। देखो समीकरण 2 में हमारा 1/3, देखो 1/3 है एंड x को मैंने a मान रखा है,
प्लस 1/2 है, इसको v मान रखा है बराबर 13/6। ठीक है, अब इसको आप लोग क्या करो, 2a प्लस 3v/6 बराबर 13/6। ठीक है, देखना ध्यान से समझना, सारा क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहां हम लोग क्या करेंगे, यहां हमारा 6 और 6 दोनों में है तो ये आप लोग कट कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि दोनों में 6 है तो वो बराबर हो जाएगा। तो ये हमें मिलेगा 2a एंड प्लस 3v बराबर आप लोग कर सकते हो 13। ठीक है, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 4। क्या मिल गया, समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब समीकरण नंबर 4 मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 से हम लोग a की वैल्यू ज्ञात करेंगे। ये हमारा जो समीकरण 3 है, समीकरण 3 से a की वैल्यू ज्ञात करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, समीकरण 3 से, समीकरण 3 देखो, समीकरण 3 है हमारा क्या है, 3a प्लस 2v एंड बराबर 12। अब यहां हमारा हो जाएगा 3a बराबर 12 माइनस 2v, 12 माइनस 2v। अगर हम यहां से a की वैल्यू देखें तो 12 माइनस 2v और बटे में 3 हो जाएगा। ये हमें मिल गया a की वैल्यू। क्या मिला यहां, a की वैल्यू। अब यही a की वैल्यू हम लोग समीकरण 4 में रखेंगे। समीकरण 4 हमारा क्या है, ये, इसी में a की वैल्यू रख दो। तो a का मान हम लोग कहां रखेंगे, समीकरण 4। देखो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो थोड़ा सा ध्यान से समझना। ठीक है, समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 में आप रख दो। समीकरण 4 हमारा कितना है, समीकरण 4 है 2a प्लस 3v बराबर 13, 2a प्लस 3v बराबर 13। ठीक है, 2a प्लस 3v बराबर 13। a की वैल्यू रख दो, a के स्थान पर आप वैल्यू रख दो। ठीक है, यानी कि आपको a के स्थान पर वैल्यू रख देना है। कितना है, 12 माइनस 2v बटे में 3। कितना है, 12 माइनस 2v एंड बटे में 3, 12 माइनस 2v बटे में 3 है। ठीक है, एंड प्लस हमारा 3v है बराबर 13। ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा लॉन्ग है क्योंकि आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं तो आप लोगों को पूरा लॉन्ग क्वेश्चन ध्यान से समझना होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, देखो देखो सबसे पहले आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो हमारा हो जाएगा 24। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा हो जाएगा 4v। ठीक है, एंड फिर आप लोग देखो, अब आप लोगों का नीचे कितना है, नीचे आप लोग देखो पूरा 3 कर सकते हो, लेकिन पहले इसका 3 से इससे मल्टीप्लाई करा लो, इसका नीचे करके ऐसे मल्टीप्लाई करा लो तो ये हमारा 9v हो जाएगा, 9v और बटे में आप पूरे के 3 लिख सकते हो। ठीक है, बराबर 13। अब देखो ध्यान से, यहां अब आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, यहां हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग देखो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले आप यहां ध्यान से समझना, इसमें से आप 9v, ये हमारा 9v है, 9v में से आप -4 भी घटा लो तो ये हमारा हो जाएगा +5v और बराबर इसका मल्टीप्लाई इससे करा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा ना, 39। तो यहां से 5v और बराबर 39 और माइनस आप 24 कर लो, -24 कर लोगे तो फिर हमें 5v बराबर मिलेगा 15। कितना मिलेगा, 15 जब माइनस करोगे तो यहां से v बराबर हमें मिलेगा 15 बट्टे में 5 और यहां से हमें v की वैल्यू मिली 3। देख लो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कितना ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है। v की वैल्यू 3 मिलेगी। अब ये v की वैल्यू आप कहीं भी रख दो यार, आप कहीं भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं। v की वैल्यू आप यहां रख दो एक, ठीक है, यहां v की वैल्यू रख दो, आप a की वैल्यू मिल जाएगी, a की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो v की वैल्यू आप यहां रख दो। ठीक है, v का वैल्यू रखने पर, ठीक है, v का मान आप लोग लिख दो कि v का मान रखने पर, किसी भी समीकरण में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, रखने पर। अब b का मान आप रख दो, हमारा कहां है, a बराबर, और a की वैल्यू आपको निकल जाएगी, a बराबर हमारा है 12v माइनस 2v, 12 माइनस 2v बटे में हमारा 3 है। ठीक है, बटे में 3 है, v की वैल्यू रख दो, a बराबर हमारा हो जाएगा 12 माइनस 2 इंटू 3 बटे में 3 और यहां से a बराबर मिलेगा 12 माइनस 6 बटे में 3 और a बराबर हमें मिलेगा 6 बटे 3 और यहां से a की वैल्यू जो मिलेगी वो हमें 2 मिलेगा। a की वैल्यू कितनी मिली, 2 मिला, और v की वैल्यू हमें कितना मिला, 3 मिला। ठीक है, अब हमें यहां से x और y की वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि मैंने a और v को क्या मान रखा था, a और v को देखो कुछ माना था, देख लो ऊपर, ये यहां से भी हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। देखो मैंने माना था 1/x जो है 1/x बराबर a और 1/y बराबर v माना था।
ठीक है। अब देखो इसको 1/x बराबर हमने माना था क्या, a, तो ये हमें 2 मिला है a की वैल्यू, और 1/y बराबर मैंने v माना था जो कि 3 मिला है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, x बराबर हमें मिलेगा 1/2, क्या मिलेगा 1/2, और y बराबर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 1/3। देख लो भाई, अब आपको मिला है x और y की वैल्यू, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां से आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। सबसे पहले मैंने करा क्या कि मैंने a और v को मान लिया, फिर a और v का मान रख दिया। ठीक है, फिर आप लोगों को समीकरण मिलता चला गया, फिर मैंने यहां समीकरण 3 से a की वैल्यू ज्ञात कर ली, फिर a की वैल्यू यहां रख दिया, v की वैल्यू पता चल गया, v की वैल्यू मैंने यहां रख दिया, a की वैल्यू पता चल गया, फिर मैंने जो माना था वो वैल्यू रख दिया, x और y की वैल्यू पता चल गया। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, 6 नंबर आप फिक्स कर लो, 6 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा अगर इसको आपने सॉल्व कर लिया तो। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग सॉल्व कर लोगे। तो चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से समझना, ये हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गुणनखंड है आपकी बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अगर आपने ये सॉल्व कर लिया तो इसी के अकॉर्डिंग आप बहुत सारे गुणनखंड सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, गुणनखंड विधि से आपको सॉल्व करना है। तो गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण जो हमारा है 3x² माइनस आपका 2√6x + 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इसका आपको मूल ज्ञात करना है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे ज्ञात करना है सबसे पहले आप वो समझो। सबसे पहले आप समीकरण को लिख लो जो आपको समीकरण दे रखा है। तो समीकरण आप लोगों का दे रखा है 3, हल देख लो, 3x² माइनस 2√6x + 2 बराबर 0। अब आपको एक फैक्टर बनाना है। फैक्टर कैसा बनाना है वो समझो। फैक्टर आपको बनाना है कि जोड़ने घटाने पर आपका क्या आना चाहिए, 2√6 आना चाहिए, गुणा करने पर आपका ये इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6 आना चाहिए। तो अगर आप √6 और प्लस √6 करोगे ना तो हमारा 2√6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा 6 के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x² माइनस, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं जानते हो, इसको हम लिख सकते हैं रूट आप लोगों का √6 प्लस √6 x, क्या लिख सकते हैं √6 एंड प्लस √6। ठीक है, x + 2 बराबर 0। अब यहां 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 है ना, हाँ 2 बराबर 0। अब यहां से हम क्या कॉमन लेंगे, सबसे पहले आपको कॉमन क्या लेना है, ध्यान से समझना पूरी बात। ठीक है, यहां हम लोग सबसे पहले कॉमन लेंगे √3x। तो अगर मैंने √3x कॉमन ले लिया तो हमें यहां क्या बचेगा, एक रूट तो मैंने कॉमन ले लिया तो x बचेगा, माइनस आपका 2 कितना बचेगा, √2 बचेगा। ठीक है, √2, ठीक है √2 बचेगा, एंड माइनस मैंने यहां से √2 कॉमन लिया तो फिर ये और ये बीच वाला दोनों बराबर होना चाहिए, तो ये हमारा √3x बचेगा, एंड माइनस माइनस ये है प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, √2 बचेगा बराबर 0। अब एक ब्रैकेट में आप 3 रूट एंड माइनस √2 ले लो, और देखो दोनों बराबर ही हैं, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 0। ठीक है, अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, √3x माइनस √2 बराबर 0, और यहां फिर से हम लोग एक बार इसको भी 0 रख लेते हैं, माइनस √2 बराबर 0। मूल हमें मिलेगा x का 2, कौन कौन सा, देखो यहां से अगर मैंने बात करा तो √3x बराबर √2 हो जाएगा, इसको भी ऐसे ही लिख सकते हो, √3x बराबर √2 हो जाएगा। x बराबर हमें मिलेगा 2/3 रूट में, और यहां से x बराबर मिलेगा 2/3 रूट में, और यहां हमें मूल मिलेगा √2/3 एंड √2/3, यही दो मूल हो जाएंगे। देख लो थोड़ा सा हार्ड गुणनखंड है लेकिन थोड़ा सा अलग है, अगर थोड़ा सा माइंड नहीं लगाओगे तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, तभी आप लोग इसको सही कर पाओगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसमें जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये सारा तैयार करके ही जाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 अब आप लोग समझ लो। क्वेश्चन नंबर 4 भी ध्यान से समझना, ये तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हाइट एंड डिस्टेंस से है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, तो अगर आप लोग ध्यान से समझोगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो यहां हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सबसे पहले आप ये देखो, ध्यान से देख लो, फिर मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, यहां आप लोगों से पूछ रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है।
टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहां आपको टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो टावर की ऊंचाई कैसे ज्ञात करोगे? सबसे पहले मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिख दिया है, तो कॉन्सेप्ट पे सबसे पहले मत जाओ। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक फिगर बनाकर समझाता हूं, ठीक है? फिगर समझ जाओगे तो बहुत ज्यादा आसान लगेगा। देखो, सबसे पहले मैं एक क्या बनाता हूं, एक मीनार, ठीक है? एक मीनार बना लेता हूं, ठीक है? भवन तो आपका 7 ही मीटर है, लेकिन मीनार हमारा लंबा है थोड़ा सा। ये मीनार है, ठीक है? भवन इसके सामने है, ये भवन है, ठीक है? भवन को मैं थोड़ा, ये भवन है, ठीक है? भवन और मीनार ध्यान से समझना, मैं फिगर को बहुत सरल तरीके से समझाऊंगा। भवन, पहले आप इस धरातल को मिला लो, ये बस। अब आप लोग देखो, भवन और मीनार हो गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सबसे पहले आप नाम दे दो, यहां आप इसको डॉट डॉट से मिला दो कि इसके बराबर है, डॉट डॉट करके इसको ऊपर से मिला लो इस टाइप से। देखो, अब सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। सबसे पहले मैं नाम दे देता हूं, इसको मैं ए नाम दे देता हूं, इसको मैं वी नाम दे देता हूं, इसको मैं सी नाम दे देता हूं, इसको मैं डी नाम दे देता हूं, और यहां ई नाम दे देता हूं, ठीक है? अब ध्यान से समझो कोण कैसे बनेगा। सबसे पहले 7 मीटर ऊंचा भवन है। कितना? 7 मीटर ऊंचा भवन है। तो इसको, ये मेरा भवन है, इसको मैं 7 मीटर नाम दे देता हूं, 7 मीटर। अगर मेरा ये 7 मीटर है तो इक्वल इसी के जस्ट बराबर है, तो ये भी तो 7 ही मीटर होगा। देखो, जस्ट बराबर है ना, इतनी की बात कर रहा हूं, ऊपर वाले की नहीं, केवल इतनी की बात कर रहा हूं, ये भी 7 ही मीटर होगा, ठीक है? समझ में आया? अब देखो, अब आप लोगों का फिर क्या कह रहा है कि शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब एक केबल टावर है, देखो केबल टावर है, और केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये हमारा केबल टावर है, ठीक है? ये मीनार नहीं, केबल टावर है बच्चों। तो इसका शिखर का उन्नयन कोण मतलब ऊपर की तरफ, तो ये 60 डिग्री है, ठीक है? और इसके पाद का अवनमन कोण, इसके पाद का यानी कि नीचे का अवनमन कोण, इसको मैं ऐसे मिलाते हैं, इसको नीचे ऐसे करके ऐसे मिलाओ, ठीक है? इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमें पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है, टावर की पूरी ऊंचाई। देखो, आपको इतना ऊंचाई पता है, केवल इतना ऊंचाई कैसो पता कर लो, तो जोड़ लो, फिर आपका आ जाएगा वैल्यू। तो चलो, मैंने क्या लिख रखा है, माना एवी एक केबल टावर है। एवी हमारा, ये ए एंड वी हमारा एक केबल टावर है। उसी धरातल में एक भवन सीडी है, उसी धरातल में ये हमारा भवन जो है सीडी है, ठीक है? सीडी है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है। और भवन के शिखर से सी वाला जो है धारा जो है धरातल के समांतर एक सीई है, ठीक है? प्रश्नानुसार भवन के शिखर जो है से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण ए जो है, कोण हमारा ए एंड सी एंड ई 60 डिग्री है, और केबल टावर के पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री है, ठीक है? जो कि ई है एंड सी है एंड वी है, ठीक है? इतना तो समझ में आ गया होगा। फिगर में अगर आपको समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं। और यहां मैंने एक बात मान रखा है कि हमारा ईवी जो होगा वो बराबर होगा किसके? सीडी के। तो यहां मैं लिख देता हूं, ईवी जो है उसको मैंने मान लिया है सीडी के बराबर, और वो हमारा 7 मीटर है, ठीक है? अब हम लोग समकोण त्रिभुज लेते हैं। देखो, जब आप लोग समकोण त्रिभुज लोगे तभी आपको वैल्यू मिलेगा। समकोण त्रिभुज वीईसी में, वीईसी में, अब वीईसी देखो त्रिभुज, वी है, ई है, सी है, क्योंकि यहां कोण बनता है। अभी हम लोग ये वाला लेंगे, अभी मैंने नीचे वाला लिया है, ठीक है? तो यहां हम लोग क्या करेंगे, टैन जो है, टैन कितना है नीचे? 45 डिग्री बराबर। टैन जो होता है वो किसके बराबर होता है? एल ए एल बटे के ए, ठीक है? लंब बटे आधार के। तो लंब हमारा यहां कितना है? ई वी है। क्या है? ई और वी। और आधार हमारा क्या है? आधार हमारा सी एंड ई है, ठीक है? टैन 45 डिग्री की वैल्यू ओनली 1 होता है, और ये हमारा 7 है, और ये हमारा सीई भाई ज्ञात करना है। सीई बराबर हमें 7 मिल गया। सीई भी हमें 7 ही मिला। कितना मिला? 7 ही मिला, मतलब हमें ये भी 7 ही मिला। इतना आपको समझ में आ गया ना? अब आप लोग पुनः एक त्रिभुज लोगे, पुनः एक त्रिभुज लो, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज एईसी में। देखो, अब हमें ए लेना है, ई लेना है, सी लेना है, ठीक है? अब इसमें हम क्या करेंगे, यहां भी टैन और यहां भी वैल्यू है 60 डिग्री, ठीक है? बराबर ए ई बटे ई सी, सी ई।
अब देखो AE की वैल्यू हमें नहीं पता है और CE की वैल्यू पता चल गया यहां से 7 मीटर है ना। तो देखो हमें tan जो 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 जो होता है, और AE की वैल्यू हमें नहीं पता है, और यहां से हमें ये वैल्यू पता है 7, और AE जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 7√3। अब तो बहुत ज्यादा आसान हो गया यार। अगर देखो हमें ये भी मिल गया, ये भी वैल्यू मिल गया 7√3 के बराबर, अब ये और ये दोनों मिल गया, तो फिर अब तो बहुत ज्यादा आसान हो गया। केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करना बहुत ज्यादा आसान हो गया, क्योंकि देखो अब हम लोग ज्ञात करेंगे तब केबल टावर AB की ऊंचाई, ठीक है, AB की ऊंचाई। अब देखो हम लोग दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है, किसको, हमारा AE प्लस EV, AE है प्लस EV है, ठीक है। AE हमारा कितना है, AE हमारा है 7√3 और प्लस ये 7 है, यहां से मैं 7 कॉमन ले लेता हूं, √3 प्लस 1, यही हमें मीटर में मिल जाएगा आंसर। वैल्यू रख सकते हो √3 की और वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन इतना ही आप सही करके आना, इतना ही, ठीक है, सही है। 7 आपको बाहर लेना है, √3 प्लस 1 ये है पूरे केबल टावर की ऊंचाई। ये हमें मिल गया पूरे केबल टावर की ऊंचाई, और शायद आपको समझ में आ गया, ठीक है, पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप बोर्ड एग्जाम में करके आओगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला हमारा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सांख्यिकी का, और बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम झेल रहे हैं, जो मैं आज क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। दिए गए आवृत्ति वितरण के आंकड़ों का माध्यक या फिर इसे आप माध्यिका भी कह सकते हो, माध्यक भी कह सकते हो, माध्यिका भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 28.5 है, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए, जबकि बारंबारताओं का योग हमारा 60 है। बारंबारता का योग ऑलरेडी दे रखा है 60, ठीक है। अब आप लोग इसको कैसे निकालोगे, सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में इतना ही दिया रहेगा, देखो वर्ग अंतराल दिया रहेगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ठीक है। फिर आप लोगों का क्या रहेगा, यहां बारंबारता रहेगा 5 है, x है, 20 है, 50 है, y है, 5 है, ठीक है। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर वर्ग अंतराल देख लो, इसको मैंने इस पक्ष में लिखा है क्योंकि मुझे संचयी बारंबारता CF ज्ञात करना, संचयी बारंबारता। तो वर्ग अंतराल हमारा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, इसी चीज को मैंने ऐसे लिख दिया है, यही। और इस चीज को मैंने बारंबारता को 5x 20 एंड 50 एंड y एंड 5 ऐसे लिख रखा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसको आप कैसे लगाओगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता क्या है, सबसे पहले 5 को ऐसे लिख लो। अब इसमें आप ऐसे जोड़ते चले जाओ, 5 में x जोड़ोगे 5 प्लस x हो जाएगा, ठीक है। फिर आप लोग 5 और 20 25 हो जाएगा, और प्लस x को आप ऐसे ही लिखा रहने दो। फिर आप 25 में आप 15 जोड़ोगे तो फिर हमारा 40 और प्लस x ऐसे ही लिखा रहने दो। फिर यहाँ हमारा 40 प्लस x प्लस y हो जाएगा। फिर यहाँ हमारा हो जाएगा 40 और 5 45 प्लस x प्लस y, इतना मिला। ये जो हमें योग मिला है ना, इतना, ये अगर आप जोड़ोगे तो इतना ही यहाँ मिलेगा योग, लेकिन हमें ऑलरेडी योग दे रखा है कितना, हमारा जो सिग्मा FI दे रखा है वो हमारा 60 दे रखा है, ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है, ऑलरेडी दे रखा है। ये हमारा कुल है, यानी कि टोटल, ठीक है। ये अब देखो, अब हमें क्या करना है, दिया गया जो माध्यिका है, माध्यिका तो दे रखा है ना, दिया हुआ माध्यिका, दिया है क्या, माध्यिका, माध्यिक भी कह सकते हो, माध्यिका भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। माध्यिका हमें कितना दे रखा है, वो दे रखा है 28.5। 28.5 जो है वो किस वर्ग के अंतराल में आता है, देखो किस वर्ग के, तो 20 और 30 के बीच में आता है ना, तो यही वाला हमारा हो जाएगा। 20 और 30 के बीच में 28 आता है ना, 28.5, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम आपको सबसे पहले बताते हैं एक सूत्र, ठीक है। सबसे पहले आप ये लिख लेना, फिर जो हमारा अस्पष्टता, जो हमारा 28.5 है वह वर्ग अंतराल किस में आता है, वर्ग अंतराल हमारा 20 से 30 है, और इसका जो माध्यिका वर्ग है, माध्यिका वर्ग वो कितना है, वो हमारा 20 से 30 है, क्या है, 20 से 30 है। अब आप लोग सूत्र लिख लो माध्यिका का,
ठीक है, फिर मैं आपको एक एक चीज समझाता हूं। सूत्र देखो, माध्यिका बराबर जो है सूत्र वो ध्यान से समझना, ठीक है। माध्यिका बराबर जो हमें सूत्र है वो L है प्लस, ठीक है, N बटे में 2 माइनस C एंड बटे में F इंटू H। अब कहोगे सर हमें L की वैल्यू क्या है, यहाँ N की वैल्यू क्या है, F की वैल्यू क्या है, तो ये मैं आपको बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले आप ध्यान से समझना एक एक पॉइंट को। मैं सबसे पहले बता देता हूं ये है क्या, ठीक है। जो हमारा माध्यिका है, माध्यिका में हमारा वैल्यू ज्ञात करना है, तो माध्यिका में जो हमारा ये सारी चीजें लिखा है ये है क्या। L की वैल्यू हमारा यहाँ कितना है, L की वैल्यू है 20, जो कि हमारा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, ठीक है। 20 प्लस N बटे 2 है, N की वैल्यू हमारा 60 है। देखो पहले बराबर आप माध्यिका की आपका 28.5 ऑलरेडी दे रखा है, देख लो, ठीक है। तो ये हमारा 60 है, लेकिन 60 का आधा हो जाएगा कितना, 60 का आधा आप लोगों को कितना मिलेगा, 30 मिलेगा, ठीक है, 30। और C जो है वो C हमारा क्या है, C ध्यान से समझना, C जो है ये हमारा ये बहुलक वर्ग है, तो इसके ऊपर की संचयी बारंबारता ये, ठीक है। तो ये हमारा कितना है 5 प्लस x, ठीक है। और इसके नीचे f जो है, f वो क्या है, f जो है वो हमारा 20 है, कितना है, जो ये वर्ग अंतराल की बारंबारता है 20, ठीक है, 20 है। तो यहां आप लोग नीचे 20 लिख लो इंटू h। h क्या है कहोगे सर, h क्या है, h जो है हमारा इन दोनों के बीच का अंतर है, 30 में से 20 जाएगा तो 10 ही तो मिलेगा, ये 10 मिल गया। इतना आपको समझ में आ गया ना। अब इसी को हम लोगों को सॉल्व करना है बच्चों, सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब आप लोग इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो ध्यान से समझना। यहां हमारा ये देखो, यहां आप लोगों का है कितना 30 है, ठीक है। तो इसका आप लोगों का जो आप लोगों का यहां 20 है, देखो 10 एकम 10 दूना 20, ये 2 हो गया, ठीक है। अब देखो यहां से ये हमारा 28.5 दूसरे पेज में समझना, ये हमारा 20 है और प्लस, देखो प्लस, देखो ध्यान से समझना। पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारा 30 में से 5 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, प्लस 25। और ये हमारा क्या है, ये हमारा प्लस माइनस माइनस x हो जाएगा, ठीक है। और बटे में मैंने 10 को 20 से काट दिया तो हमारा 2 आएगा, बस ये आ गया। यहां से अभी हमें x की वैल्यू मिल जाएगी बहुत ज्यादा आराम से, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, आगे आप लोग समझो। सबसे पहले देखो अब हमारा 20 इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो 28.5 में से 20 घटा लो तो 8.5 मिलेगा, बराबर हमारा 25 माइनस x बटे में 2, ठीक है। अब यहां से हमें x बराबर, देखो x की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो यहां ध्यान से समझना x की वैल्यू, तो यहां हमारा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 17 और बराबर 25 माइनस x, ठीक है। अब देखो ध्यान से 17 मिलेगा। अब यहां से हमारा x की वैल्यू जो आएगा, देखो x को मैं इधर ट्रांसफर कर लेता हूं और इसको मैं 25 और इधर माइनस 17 कर लेता हूं, तो x की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो कितना मिलेगा, 7 नहीं ज्यादा मिलेगा, 17 मिलेगा। 25 में से आपको 17 घटाना है ना, 25 में से 17 घटाना, तो हमारा 5 इधर और आपका 2 इधर, 8 मिलेगा, ठीक है। तो यहां से हमें x की वैल्यू जो मिलेगा वो 8 मिल गया, हमें x की वैल्यू मिल गई ना 8। अब x का मान अगर हमें मिल गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, दिया है n हमारा n कैपिटल लिखना, n बराबर हमारा 60 दिया है, ठीक है। तो n जो है वो इसके बराबर होता है, ठीक है, संचयी बारंबारता के लास्ट वाला, ठीक है। तो हमारा संचयी बारंबारता कितना है, 45 प्लस x प्लस y, ये है ना लास्ट में। तो फिर आपको बराबर लिखना है 60 के, ठीक है। अब हम इधर करेंगे x प्लस वाई बराबर 60 में से आप 45 घटा लो, अब आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, x प्लस वाई बराबर 15 ही तो मिलेगा, इधर आपका 5 बच जाएगा, हाँ 15। और अब आप लोग x की वैल्यू रख दो, तो ये हमारा 8 है प्लस y बराबर 15। अब y बराबर आपका 15 में से 8 जाएगा तो हमें y की वैल्यू मिलेगी 7, तो 7 मिल गया। x और y की वैल्यू क्या मिली, x की वैल्यू मिली 8, y की वैल्यू मिली 7, बस हो गया। x और y की वैल्यू ही हमें ज्ञात करना था और x और y की वैल्यू हमें मिल गई। तो फिर ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज मैंने आपको
5 ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराए जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, अब आप लोगों के लिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो आने वाला है, जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो इसमें मैंने आपको 21 फरवरी के लिए मैथ के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करा दिया और आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ भी गए होंगे। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैंने बताया है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को सारे बच्चे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप लोग चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, ऐसे ही हम लोग और बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सको। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सारी वीडियो जाएंगी ताकि आप लोग तैयार हो जाओ। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल में सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।